नमस्कार, फास्ट एंड फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ हैं आदित्य। शुरू करते हैं खबरें पूरी रिसर्च के साथ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की तलाश में सेना और सीआरपीएफ के 4000 जवान लगे हुए हैं। हेलीकॉप्टर और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आज सेना को स्थानीय लोगों का विरोध झेलना पड़ा। विरोध करने वालों में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल रही। भीड़ ने सेना पर पत्थर फेंके और विरोध में नारे लगाए। सेना ने शोपियां के 20 गांवों को घेर लिया है और यहां छिपे आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शोपियां में बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। काफ़ी गांव उसमें कवर हो रहे हैं, काफ़ी ट्रूप्स उसमें एंगेज किए जा रहे हैं एंड इट विल बी अ वेरी लॉन्ग एक्सरसाइज। और ये ऐसा ही नहीं है कि जस्ट फॉर द टाइम बिंग आज किया जा रहा है। टेररिस्ट जो नए जुड़े हैं किन्हीं तंजीमों से। पिछले साल हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद पहली बार इतना बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया गया है। इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय रिजर्व बल और सेना तीनों शामिल हैं। सुरक्षा बलों को शोपियां जिले में आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी। आधी रात को शुरू हुए इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को शामिल किया गया है। शोपियां और पुलवामा में हाल ही में आतंकवादियों ने कई बैंकों पर हमले करके लाखों रुपए लूटे हैं। सेना को अंदेशा है कि पिछले दिनों में जिन आतंकियों ने बैंक लूटे हैं वो लाखों की रकम के साथ इसी इलाके में छिपे हुए हैं। सेना ने सीमा पार आतंकी कैंपों पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ये संकेत सीधे आर्मी चीफ बिपिन रावत ने दिए। पुंछ में 2 भारतीय सैनिकों के साथ बर्बरता के बाद सेना प्रमुख का ये पहला सीधा सपाट और चेतावनी भरा बयान है। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कहा है कि सेना आतंकवादियों के लॉन्च पैड का सफाया करने और घुसपैठियों को मार गिराने के लिए पूरी तरह अलर्ट है। सेना प्रमुख ने कहा कि सेना जवाब नहीं देती है बल्कि एक्शन लेकर बताती है। फ्यूचर प्लान मांग रहे हैं। फ्यूचर प्लान फॉर कभी देती नहीं है। पहले प्लान जब एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद दिया जाता है। ऐसा है कि इस तरह की कार्रवाई जब होती है तो उसके लिए कुछ हम भी जवाबी कार्रवाई करते हैं और जवाबी कार्रवाई करते आए हैं। आई थिंक इसमें कोई नई बात नहीं है। देखिए ऐसा है, हम बता रहे हैं कि टेररिस्ट जो है इन्फिल्ट्रेशन और घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। दे आर गोइंग टू अटेम्प्ट इन्फिल्ट्रेशन। द स्नोज आर मेल्टिंग, द समर मंथ्स हैव स्टार्टेड, so like each year infiltration will commence and we are taking measures. We have beefed up our counter infiltration posture to take care of the situation. आतंकियों के खिलाफ नई सर्जिकल स्ट्राइक के संकेत कल रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने भी दिए थे। उन्होंने कहा था कि देश सेना पर भरोसा रखे। पुंछ में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने सीमा लांघकर 2 भारतीय जवानों के शव क्षत विक्षत कर दिए थे। भारत ने कल पाक उच्चायुक्त को तलब करके बर्बरता के दोषी सैनिकों पर कड़ी कार्रवाई को कहा था। विदेश मंत्रालय ने अब्दुल बासित को घटना में पाकिस्तानी सैनिकों का हाथ होने के सबूत भी दिए हैं। भारत कह चुका है कि शहीद परमजीत और प्रेम सागर से बर्बरता पाक सेना की सुनियोजित साजिश थी। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में करीब 55 आतंकी कैंप चल रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी 20 आतंकी कैंपों का इजाफा हुआ है। मुंबई से 2 और आईएसआई एजेंट्स को पकड़ा गया है। 24 घंटे के अंदर पाक खुफिया एजेंसी के एजेंटों की ये तीसरी गिरफ्तारी है। 24 घंटे के भीतर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंटों की तीसरी गिरफ्तारी है। आईएसआई एजेंट अल्ताफ और जावेद को यूपी एटीएस और महाराष्ट्र पुलिस की ज्वाइंट टीम ने मुंबई से गिरफ्तार किया। अल्ताफ और जावेद दूसरे आईएसआई एजेंटों को फंडिंग करते थे। अल्ताफ की गिरफ्तारी के बाद ज्वाइंट टीम जावेद तक पहुंची। कल ही फैजाबाद में गिरफ्तार आईएसआई एजेंट आफ्ताब से लिंक मिलने के बाद ये दोनों गिरफ्तारियां हुई। अल्ताफ ने आफ्ताब के खाते में भी पैसे जमा कराए थे। अल्ताफ के पास से 70 लाख रुपए कैश भी बरामद किया गया। अल्ताफ जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में अपने एजेंट्स के साथ जो है टच में था। साथ ही साथ दिल्ली में कुछ पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ भी टच में था। और तमाम जो आईएसआई के एजेंट्स हैं वो पहले देश के युवाओं को बलगलाते थे और उसके बाद में इन्हीं हवाला ऑपरेटर्स के जरिए उन्हें पैसे पहुंचाते थे ताकि उनका जो लालच है वो पूरा किया जा सके। सूत्रों की अगर माने तो इस मामले में अभी और भी कई बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती है। अल्ताफ और जावेद आईएसआई के इशारे पर देश में आईएसआई एजेंटों को फंडिंग करते थे। अल्ताफ कुरैशी और जावेद को ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया जाएगा। यूपी एटीएस ने कल फैजाबाद से आईएसआई एजेंट आफ्ताब को गिरफ्तार किया था। आफ्ताब दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायुक्त के लगातार संपर्क में था और खुफिया सूचनाएं देता था। एटीएस के मुताबिक आईएसआई एजेंट आफ्ताब ने पाकिस्तान में जासूसी की ट्रेनिंग ली थी।
तीनों आईएसआई एजेंटों के पास से अहम फोन नंबर्स मिले हैं। इस आधार पर जल्द और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। चुनाव आयोग ने ईवीएम को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये मीटिंग 12 मई को होगी। ईवीएम पर विपक्षी पार्टियों के विरोध को चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया है। 12 मई को होने वाली सर्वदलीय बैठक में चुनाव आयोग 10 दलों की बात सुनेगा, साथ ही अपना पक्ष भी रखेगा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियां हारने के बाद ईवीएम को, जनता को तो दोष दे नहीं सकती, वो ईवीएम मशीन को दोष दे रही है। हम लोग बचपन में एक मुहावरा पढ़ते थे कि जो अंगूर जो हैं, लोमड़ी के लिए अंगूर जो है खट्टे, क्योंकि उसमें जो है वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाती है। ठीक इसी तरह से जब जनता ने इन लोगों को, विपक्षी पार्टियों को नकार दिया है, उन पर तो उनको बस नहीं चलता, इसलिए ईवीएम मशीन को जो दोष देने लगे हैं। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद कई पार्टियों ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। इस मसले पर विपक्ष ने चुनाव आयोग और राष्ट्रपति से मुलाकात भी की थी। आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली नगर निगम चुनाव को 2 महीने टालने की मांग की। हालांकि पूर्व कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है। बीजेपी ने कहा कि विपक्ष की ओर से ईवीएम को हार का बहाना बनाया जा रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में ईवीएम से छेड़छाड़ को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद विकासनगर विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम को सील कर दिया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस CS कन्नन की दिमागी हालत की जांच करने की आज मेडिकल टीम उन्हें लेकर अस्पताल गई। कोर्ट की कार्रवाई में अवमानना के मामले का सामना कर रहे जस्टिस कर्णन के घर मेडिकल टीम पहुंची तो जस्टिस कर्णन पहले से तैयार थे। घर के हॉल में बैठकर वो बताते दिखे कि उनकी दिमागी हालत एकदम ठीक है। जस्टिस कर्णन ने 20 जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मानसिक हालत की जांच करने के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया था। I am not passing any order. I given my statement in front of doctors in order to determine my mind. Before doctor determine my mind, I gave dictation in his presence. Now he is understand what is my position. ताकि पता लगाया जा सके कि कर्णन अदालत की अवमानना के मामले में अपना बचाव करने में सक्षम हैं या नहीं। कर्णन को मेडिकल जांच के लिए कोलकाता के पावलोव अस्पताल ले जाया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस कर्णन ने 20 जजों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। कोर्ट के आदेश पर जस्टिस कर्णन सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले में कार्रवाई करते हुए जस्टिस कर्णन के हाईकोर्ट जाने पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने जस्टिस कर्णन की मानसिक हालत की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने को कहा था। जस्टिस कर्णन ने 2 दिन पहले घर से ही CJI समेत 7 जजों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। मेडिकल बोर्ड जस्टिस कर्णन की मानसिक हालात पर 8 मई को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देगा। चर्चित बिल्किस बानो रेप केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मौत की सजा की मांग खारिज करते हुए 11 दोषियों की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी। 2002 में गुजरात के रणधीकपुर गांव में हुए बिल्किस बानो रेप और मर्डर केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 11 दोषियों की सजा कम करने की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने साथ ही साथ CBI की वो अपील भी खारिज कर दी, जिसमें उसने सभी दोषियों के लिए सजाए मौत की मांग की थी। कोर्ट ने आदेश दिया कि दोषियों की उम्र कैद की सजा बरकरार रहेगी। कोर्ट ने 6 लोगों को बरी किए जाने के फैसले को भी पलट दिया। अच्छा दिया है और उनके आभारी के हम और खुश हम और हमको खुशी हुई है। जो 3 लोगों को सजा होनी थी वो आगे हम लड़ेंगे। जो आज चुकादा दिया है वो तो अच्छा ही दिया है और हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने पड़ेगा तो हम जाएंगे। डिवीजन बेंच ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला आज दिया है वो बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि 11 आरोपी जिनको UD साल्वी जी के कोर्ट ने 2008 में कन्विक्ट किया था, उन्हें तो कन्विक्ट किया ही है। उनका अपील डिसमिस करते हुए हाई कोर्ट ने उनका उम्र कैद की सजा उनके लिए बरकरार रखी है। मार्च 2002 में गुजरात के रणधीकपुर गांव में बिल्किस के परिवार पर भीड़ ने हमला किया। गर्भवती बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप हुआ और उनके परिवार के 8 सदस्यों की हत्या की गई। बदमाशों ने रेप के बाद बिल्किस को पीटा और मरा हुआ जानकर छोड़ दिया। CBI ने दोषियों में से 3 के लिए मृत्युदंड की मांग की थी। मामले की सुनवाई 2005 में शुरू हुई थी।
दोषियों में डॉक्टर और पुलिस वाले भी शामिल हैं। इन्हें सबूतों से छेड़छाड़ का दोषी पाया गया है। बिल्किस बानो केस की शुरुआत में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सबूतों के अभाव की बात कही और केस को बंद कर दिया। बाबा रामदेव अब देशवासियों के नए तरीके से सेवा करने जा रहे हैं। आज बाबा ने ऐलान किया कि वो जल्द ही शहीद सैनिकों के बच्चों के लिए एक सैनिक स्कूल खोलेंगे। पतंजलि के उत्पादों से मल्टीनेशनल कंपनियों को पछाड़ चुके बाबा रामदेव एक नए तरीके से समाज सेवा करने जा रहे हैं। हजारों करोड़ के कारोबार से होने वाले मुनाफे को अब बाबा रामदेव शहीदों के परिवार की भलाई में लगाने जा रहे हैं। पतंजलि की सालाना बैठक में आज बाबा ने कहा है कि वो शहीद सैनिकों के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देंगे। उन्होंने कहा है कि एक एनसीआर क्षेत्र में ही करीब 1000 से ज़्यादा बेटे और बेटियों के लिए, जिनके शहीदों के परिवारों ने शहादत दी है इस देश के लिए, उन शहीदों के बच्चों के लिए पतंजलि शहीद स्कूल खोलेगा। अभी करीब 1000 पतंजलि के प्रोडक्ट्स हैं, कंप्लीट फूड प्रोडक्ट्स, और बाकी डेंटल केयर, हेयर केयर, स्किन केयर से लेकर के, और अभी शिशु केयर तक। माने जो भी एक एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो करीब हमने 1000 प्रोडक्ट्स की जो है रेंज तैयार की है। पतंजलि के एजीएम में बाबा रामदेव ने बताया कि पतंजलि को 2 साल में देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बनाने का लक्ष्य है। पतंजलि ब्रांड से अपना कारोबार शुरू करने वाले बाबा रामदेव कई मल्टीनेशनल कंपनियों को पीछे छोड़ चुके हैं। बाबा रामदेव आयुर्वेदिक दवाओं के अलावा कॉस्मेटिक और पैक्ड फूड भी तैयार कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने सुकमा में शहीद हुए जवानों के परिवार को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। बाबा रामदेव उत्तराखंड के अलावा मध्य प्रदेश में 40 एकड़ जमीन पर फूड प्रोसेसिंग पार्क लगा रहे हैं। बाबा रामदेव ने कहा है कि पतंजलि का उत्तराधिकारी कोई व्यापारी न होकर सन्यासी ही होगा। बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि का मकसद स्वदेशी ब्रांड को मजबूत करना है और पतंजलि का सारा प्रॉफिट चैरिटी में जाता है। देश के स्वच्छता सर्वेक्षण में बड़ा उलटफेर हुआ है और इस बार इंदौर को सफाई के मामले में पहला स्थान मिला है। 2017 का स्वच्छता सर्वेक्षण मध्य प्रदेश के लिए खुशी से उछलने वाली खबर लेकर आया है, क्योंकि पहला नंबर भी एमपी को मिला है और दूसरा नंबर भी। स्वच्छता की रैंकिंग में मध्य प्रदेश के इंदौर को पहला स्थान मिला है, जबकि दूसरा स्थान प्रदेश की राजधानी भोपाल को मिला है। बाकी और मेरे हिसाब से काफ़ी और शहर भी हैं, जयपुर वगैरह, जो काफ़ी सफाई इंदौर से ज़्यादा, पर इंदौर में भी काफ़ी सफाई हो चुकी है। नगर निगम अच्छा प्रयास कर रही है। यदि हम इंदौर की स्वच्छता पर बात करें तो स्वच्छता के प्रयासों को देखते हुए, और यदि हम 2 साल पहले से इंदौर की तुलना करें, तो शायद हमने कई गुना वृद्धि स्वच्छता में की है। ये काफ़ी एक अच्छी पहल है भोपाल की तरफ से कि ये हमारा भोपाल जो है कि सफाई में और स्वच्छता में दूसरे नंबर पे आया पूरे देश के अंदर। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भोपाल की स्वच्छता आप सभी ने देखी है और भोपाल नंबर 2 पे आया है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि अपना पड़ोसी शहर भी मतलब नंबर 1 पे आया है, इंदौर, वो भी मध्य प्रदेश का ही है। तो ये संतुष्टि है कि नंबर 1 नंबर 2 दोनों ही मध्य प्रदेश के हैं। जिस तरीके से काम हो रहा है, बिल्कुल हमें लगता है कि आने वाले कुछ ही समय में भोपाल जो है वो नंबर 1 में आ जाएगा नंबर 2 से। पहले नंबर पर इंदौर और दूसरे नंबर पर भोपाल के अलावा इस लिस्ट में तीसरा स्थान विशाखापत्तनम को मिला है, जबकि चौथा स्थान सूरत को, 5वां मैसूर को, 6ठा तिरुचिरापल्ली को और 7वां नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, 8वां नवी मुंबई और 9वां तिरुपति को और 10वां स्थान वडोदरा को मिला है। इस बार 434 शहरों ने इस स्वच्छता सर्वेक्षण में हिस्सा लिया था, जिसमें सबसे नीचे यूपी का गोंडा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे दिल दुखाने वाली खबर दिल्ली के लिए है। दिल्ली के तीनों नगर निगम टॉप 100 में भी नहीं है। स्वच्छता के मामले में सबसे ज्यादा 12 शहर गुजरात के और फिर 11 शहर मध्य प्रदेश के।